Hello students, welcome back to your favorite channel Magnet Brains. I am Gauri Jadon, economics educator. Today we are going to solve NCERT solutions for this chapter. Again I have told you 100 times कि NCERT solutions को क्यों मिस नहीं करना चाहिए, बिकॉज बोर्ड्स की अगर हम बात करते हैं आपको जो मेन टर्मिनोलॉजी है ना NCERT से ही मिलती है, तो अभी से आदत डालो ताकि 12th में दिक्कत ना हो. राइट, हमने बहुत अच्छे से कवर कर लिया रेवेन्यू के कॉन्सेप्ट, हमने प्रोड्यूसर्स का इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट कवर किया और साथ में सप्लाई के बारे में पढ़ा और परफेक्ट कॉम्पिटिशन के बारे में हमने जाना था ये पूरे के पूरे चैप्टर में. तो होपफुली आपको सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे. बाकी जो थोड़े बहुत डाउट है, जो नए क्वेश्चन है वो NCERT में कवर हो जाएंगे, तो बिल्कुल आपको बने रहना है. अगेन देयर आर सो मेनी क्वेश्चन, सो वी आर गोइंग टू ब्रिंग इन पार्ट्स. राइट, इसको चालू करने से पहले स्टूडेंट्स मैं आपको बता देती हूँ कि मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको प्रोवाइड करता है हाई क्वालिटी एजुकेशन, दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट. इफ वी टॉक अबाउट CBSE, वी कवर क्लासेस फ्रॉम किंडरगार्टन्स टू क्लास 12th एंड वी ऑल्सो हैव हिंदी मीडियम चैनल जहाँ पे हम कवर करते हैं क्लासेस आप सभी के लिए क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक. एंड स्टूडेंट्स, हम लोग CBSE के अलावा डिफरेंट स्टेट बोर्ड्स को भी फॉलो करते हैं, लाइक MP बोर्ड, UP बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड. तो ये सारे बोर्ड्स की भी क्लासेस आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे देखने को मिल जाएगी. एंड वी ऑल्सो प्रोवाइड ई नोट्स एंड ई बुक्स, उसकी जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो जल्दी से जाके आप देख सकते हैं. राइट, तो स्टूडेंट्स एज वी हैव ऑलरेडी एक बहुत ही लेंदी सा हमारा पूरा सेशन रहा है, बिकॉज ऑफकोर्स एक चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए वो भी हर एक छोटे टॉपिक को कंप्लीट करना आसान नहीं है, लेकिन स्टिल एट मैग्नेट ब्रेन्स इट इज़ अ रूल कि भाई हर एक छोटे से बड़े टॉपिक को पढ़ाना ही पढ़ाना है. सो वी हैव डन इट एंड फाइनली वी आर हेयर विद NCERT सॉल्यूशंस. तो बहुत अच्छे से हम पढ़ने वाले हैं. आज हम करने वाले हैं क्वेश्चंस 1 से लेकर 9 तक एंड बाकी क्वेश्चंस इज द नेक्स्ट सेशन. राइट, चलो. सो क्वेश्चन नंबर 1 वी हैव इज व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट या कॉम्पिटिटिव मार्केट की अगर हम बात करते हैं, इसी पे पूरा बेस्ड हमारा चैप्टर है द थ्योरी ऑफ परफेक्ट कॉम्पिटिशन. सो दैट इज़ वाई स्टूडेंट्स अगर हम बात करते हैं आपकी रिफ्रेशर्स वगैरह की, तो आपको मेन मार्केट रिफॉर्म्स या फॉर्म्स की जब हम बात करते हैं नेक्स्ट चैप्टर में आपको ये सारी चीज़ें पढ़ने वाले हो, लेकिन बिकॉज हमने आधी सारी चीज़ों को परफेक्ट कंपटीशन मार्केट को अज्यूम करके ही सारी चीज़ें पढ़ी हैं कि मार्केट हमारा परफेक्ट है. सो दैट इज़ वाई इस वाली डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू NCERT ये वाले चैप्टर में गिवन है. इस वाले टॉपिक को आप नेक्स्ट पार्ट में पढ़ने वाले थे अपने रिफ्रेशर्स के अकॉर्डिंगली, लेकिन जब हमने क्लासेस वगैरह भी लिए तो भी मैंने आपको काफ़ी बार इसके बारे में समझाया है. सो लेट्स सी, है ना, कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट. सो द परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट एक मेन मार्केट फॉर्म हम मानते हैं. This type of market structure refers to the market that consists of large number of buyers and also large number of sellers. अगर हम इसका पहला एक पॉइंट की बात करें, अदर मार्केट फॉर्म्स के बारे में बाद में पढ़ेंगे, लेकिन परफेक्ट कंपटीशन में ये क्या रहता है, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स रहते हैं, लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स भी रहते हैं, तो दोनों ही ज़्यादा हैं. नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स आर मोर, या हम बोल देते हैं लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स, जो आपको समझ आए. ठीक है. नाउ नो इंडिविजुअल सेलर इज एबल टू इन्फ्लुएंस द प्राइस ऑफ एन एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट इन द मार्केट. तो बेसिकली क्या होता है, हम इसमें क्या बोलते हैं, जो फर्म रहता है मेरा, फर्म इज अ प्राइस टेकर. प्राइस टेकर का मतलब क्या है कि वो खुद से कुछ डिसाइड नहीं कर सकता कि ये प्राइस होना चाहिए, इस पे होना चाहिए, बिकॉज इतना ज़्यादा कंपटीशन है, बिकॉज देयर आर लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स और बायर्स ही बहुत ज़्यादा है. तो अगर मैंने कुछ भी ऊंच नीच करी तो भाई दूसरे की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे. सो दैट इज़ वाई यहाँ पे क्या होता है, फर्म एक प्राइस टेकर होता है, जहाँ पे इंडस्ट्री डिसाइड करती है कि यार ये चीज़ का प्राइस ये होना चाहिए. जैसे कि हमने डिसाइड किया कि ये पेन जो है इसका प्राइस 10 रुपीज़ है. अब मुझे पता है भाई दुनिया लाखों में कितने सारे पेन बनते हैं अलग अलग ब्रांड्स के, तो मैं अपना एक अनोखा, अगर कुछ आप यूनिक प्रोडक्ट बना रहे हो तो ठीक है, लेकिन आप एक नॉर्मल प्रोडक्ट बना रहे हो तो आप एक नॉर्मल प्राइस रखोगे जो सारी इंडस्ट्री फॉलो कर रही है, ताकि आप मार्केट में बने रहो. बिकॉज अगर आपने बहुत ज़्यादा हाई प्राइस रख दिया, अलग प्राइस रख दिया, तो कोई आपके प्रोडक्ट को खरीदेगा नहीं. सो दैट इज वाई परफेक्ट कॉम्पिटिशन में क्या होता है कि फर्म एक तरीके से प्राइस टेकर होता है, मेकर नहीं रहता. आप खुद से प्राइस को डिसाइड नहीं कर सकते, जो इंडस्ट्री ने प्राइस सेट किया है वही आपको प्राइस रहता है, बिकॉज लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स आते हैं. तो एक इंडिविजुअल सेलर की कौन ही सुनेगा. राइट, सो ऑल सेलर्स इन अ परफेक्ट कंपटीशन प्रोड्यूस होमोजीनियस प्रोडक्ट्स. इसका मतलब क्या रहता है, बिल्कुल सेम टू सेम. होमोजीनियस का मतलब ही होता है सेम टू सेम, लगभग सेम, सिमिलर. राइट, so the outputs of the sellers are similar to each other and the produce are uniformly priced. मतलब प्राइस आप एक, जैसे कि मैंने क्या बोला, पेन लगभग सब एक जैसे ही पेन बना रहे हैं, प्राइस भी हमने कॉमन रखा है, तो ये क्या होता है, दिस इज अ टाइप ऑफ परफेक्ट कॉम्पिटिशन प्रोडक्ट, है ना. अगर मैं पेन की यहाँ पे बात कर रही हूँ कि एक जैसा प्राइस इसका रहता है, एक जैसा इसका प्रोडक्ट की डिटेलिंग वगैरह रहती है, तो इसका मतलब क्या है कि आप होमोजीनियस प्रोडक्ट में डील कर रहे हो जो बिल्कुल एक जैसे दिखते हैं, एक जैसे मिलते जुलते हैं और इनका प्राइस भी यूनिफॉर्म है. तो ये सारी कंडीशंस किसकी हैं, परफेक्ट कंपटीशन की. तो कौन कौन से डिस्कस किया हमने पहले, कि देयर आर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड देयर आर लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स. प्रोडक्ट कौन से यूज करते हैं,
होमोजीनियस प्रोडक्ट्स, ठीक है। वन मोर थिंग, नो सेलर कैन इन्फ्लुएंस, नो वन सिंगल, अगर हम बात करते हैं, नो सिंगल सेलर कैन इन्फ्लुएंस एनी प्राइस, है ना। सो दैट इज वाई वी कैन से दैट कि प्राइस टेकर होते हैं, प्राइस मेकर नहीं होते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो अभी मैंने आपको बताए, किसके बारे में, परफेक्ट कंपटीशन के बारे में, राइट। एवरीवन विल टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस वन, जल्दी से, डन, ओके। What are the features of competitive market? जल्दी से देख लेते हैं परफेक्ट कंपटीशन के। अभी मैंने आपको बताया there are large number of buyers and sellers, so there exists a large number of buyers and sellers in a perfectly competitive market. The number of seller is so large that no individual firms owns the control over the market price of a commodity. आपको बोलते हैं ना मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, तो यहाँ पे सेलर का कोई रोल नहीं है, एक इंडस्ट्री है। अगर हम एक इंडस्ट्री को बिलोंग करते हैं जो सब फॉलो कर रहे हैं, आपको ही फॉलो करना पड़ेगा, बिकॉज एक सिंगल सेलर के पास इतना कोई इन्फ्लुएंस रहता नहीं है। सो दैट इज वाई यहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ बायर्स रहते हैं, लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स रहते हैं, और प्राइस पे कोई मोनोपोली नहीं रहती, जो डिसाइडेड रहता है वही हमें फॉलो करना रहता है, और हम लोग होमोजीनियस प्रोडक्ट्स में डील करते हैं। सो ड्यू टू द लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स इन द मार्केट देयर एग्जिस्ट अ परफेक्ट एंड फ्री कॉम्पिटिशन, अ फर्म एक्ट एज अ प्राइस टेकर व्हाइल द प्राइस डिसाइडेड बाय द इनविजिबल हैंड्स ऑफ द मार्केट, जिसको हम लोग मार्केट फोर्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई बोलते हैं। Thus, we can conclude that under perfect competition market, an individual firm is only the price maker, price taker, not price maker. अब आपको ना कई बार क्वेश्चन आ सकता है कि why a firm, an individual firm cannot be a price maker in परफेक्ट कंपटीशन, तो यही आपका आंसर है, बिकॉज एक सिंगल सेलर के पास इतना इन्फ्लुएंस, इतना पावर नहीं रहता कि वो किसी मार्केट के प्राइस को इन्फ्लुएंस कर पाए, राइट। समझ आया? इसका स्क्रीनशॉट लेंगे सभी जल्दी से, ये मेरा एक पहला फीचर रहा है। ओके स्टूडेंट्स, देखो अब इसमें ना एक अच्छा सा आपको एक पॉइंट मिल गया है। कई बार जैसे कि यहाँ पे क्या लिखा है हमारे पास, इनविजिबल हैंड्स ऑफ मार्केट, है ना, जो चीज़ें दिखती नहीं लेकिन हैं, क्या होती है वो, मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है, छोटे छोटे जो टर्म्स रहते हैं ना, इसी को एमसीक्यू में फ्रेम कर लिया जाता है। सो यू डोंट हैव टू गेट कंफ्यूज, आपको अपनी तैयारी बेस्ट रखनी है, ठीक है। आगे बढ़े, चलो। सेकेंड वी हैव इज होमोजीनियस प्रोडक्ट्स। अभी मैंने आपको बताया था होमोजीनियस का मतलब क्या रहता है, सेम टू सेम, ठीक है। कैसे याद रखोगे, होमोजीनियस मीन्स सेम टू सेम, सिमिलर प्रोडक्ट्स। सो ऑल द फर्म्स इन अ परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट, जहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ बायर्स हैं, लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स हैं, उसमें क्या रहता है स्टूडेंट्स कि होमोजीनियस प्रोडक्ट्स हैं, तो इसका मतलब क्या है कि सेम लेवल ऑफ कॉम्पिटिशन रहने वाला है। सो दिस इम्प्लाइज दैट द आउटपुट ऑफ ईच फर्म इज परफेक्टली सब्सटीट्यूट ऑफ ईच अदर। अगर मुझे कोलगेट नहीं मिला तो मैं पेप्सोडेंट उठा के ले आऊंगी, है ना, बिकॉज सेम प्राइस है, कोई दिक्कत नहीं है, ज़्यादा 19-20 का फर्क होगा, ज़्यादा फर्क नहीं होगा। सो दैट इज वाई मेरे लिए एक बेटर सिचुएशन रहेगी। सो दिस इम्प्लाइज दैट द आउटपुट ऑफ ईच फर्म इज परफेक्ट सब्सटीट्यूट ऑफ ईच अदर in terms of quantity, quality, color, size and features, and this indicates that the buyers are indifferent to the output of 10 रुपए का साबुन दे दो भाई साहब, कोई सा भी दे दो। मार्केट में जाते हैं ऐसे ही बोलते हैं 10 रुपए का कोई बिस्किट क्रीम वाला कोई ऐसे ही दे दो, तो वैसे कोई पर्टिकुलर बहुत कम होते हैं ऐसे कस्टमर्स जो एकदम ब्रांड पर देखेंगे। अदरवाइज अगर सेम प्राइस में मिल रहा है, अगर वो ब्रांड नहीं मिल रहा तो वो दूसरी चीज़ को खरीद लेते हैं। सो दैट इज हम लोग क्या बोलते हैं कि ये लोग होमोजीनियस प्रोडक्ट्स में डील करते हैं। इसका मतलब क्या है, एक यूनिफॉर्म प्राइस रहता ही रहता है। क्लियर? टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस वन स्टूडेंट्स। डन? समझ में आया? तो दो फीचर्स कौन कौन से थे कि भाई एक तो परफेक्ट कंपटीशन में लार्ज नंबर ऑफ बायर्स लेते हैं, लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स रहते हैं, और साथ ही में होमोजीनियस प्रोडक्ट्स से हम लोग डील करते हैं। क्लियर? ओके। नेक्स्ट वी हैव इज फ्री एंट्री एंड एग्जिट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। फ्री एंट्री एंड एग्जिट ऑफ द फर्म्स, इसका मतलब क्या रहता है, इन द लॉन्ग रन देयर इज अ फ्री एंट्री एंड एग्जिट ऑफ फर्म, हाउएवर इन द शॉर्ट रन some fixed factors obstruct the free entry and exit of the firm. This ensures that all firms in the long run earn normal profit or zero economic profit that measures the opportunity cost of the firm either to continue production or to shut down. If there are abnormal profits, new firms will enter the market, and if there are abnormal losses, a few existing firms will exit the market. इसका मतलब क्या रहता है, जैसे कि किसी मार्केट में मुझे जाना है ना, लाइसेंसिंग वगैरह इतना कोई टेंशन नहीं है, मतलब फ्री एंट्री है, फ्री एग्जिट है। आप अच्छे से मार्केट में अपना जाके कंपटीशन शुरू कर सकते हो, बिजनेस खोल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आपको लॉस हो रहा है तो आप जा भी सकते हो। अब क्या होता है इस मार्केट में, कई बार ऐसा होता है कि अचानक से बहुत ज़्यादा लोग प्रॉफिट कमाने लगते हैं, तो दूसरे भी अट्रैक्ट होते हैं। इसका एग्जाम्पल जैसे कि कोविड-19 में हमने देखा था ना सैनिटाइजर्स के साथ, उसमें क्या हुआ था कि उनके लिए ओपन मार्केट हो गया था, बिकॉज उनको लग रहा था कि अचानक से बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमा रहा है हेल्थ केयर सेक्टर, एंड सैनिटाइजर्स, हैंड वॉश वगैरह बहुत ज़्यादा बिक रहे हैं, तो सब उस फील्ड में आने लग गए। फिर क्या होगा, इवेंचुअली धीरे धीरे जब कोविड-19 थैंकफुली हट गया,
तो सब बैक टू नॉर्मल हो गए, अब कोई नहीं खरीदता था सैनिटाइजर, तो अब सैनिटाइजर का मार्केट थोड़ा कम चल रहा है। तो इसमें क्या होता है, काफ़ी सारे बिजनेस ने उसको छोड़ के दूसरा बिजनेस शुरू कर दिया। तो इसका मतलब क्या रहता है कि इसमें फ्री एंट्री और एग्जिट रहता है। ठीक है, टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस वन, जल्दी आगे बढ़े, पक्का। चलो नेक्स्ट है हमारे पास परफेक्ट नॉलेज अमंग बायर्स एंड सेलर्स। अब देखो इतने ज्यादा नंबर ऑफ बायर्स हैं, इतने ज्यादा नंबर ऑफ सेलर्स हैं, लेकिन इनको ना नॉलेज अच्छी खासी है, हम ये मान के चल रहे हैं। सो बोथ द बायर्स एंड द सेलर्स आर वेल नॉलेजेबल, उनको फुल अवेयर हैं। क्यों? बिकॉज देखो बायर्स के लिए रहेगा कि यार अच्छा मार्केट में ये भी है वो भी है, इससे भी खरीद सकते हैं। सेलर्स के लिए क्या रहता है, अगर मार्केट में ये भी है तो मुझे भी अच्छे से काम करना पड़ेगा। सो दोनों ही वेल अवेयर रहते हैं, बिकॉज प्राइस वगैरह हर एक चीज़ सेम है, तो आपको बहुत कॉशियस रहना पड़ता है। The sellers are also aware of the prices at which the buyers are willing to buy the product, and the implication of this feature is that if any individual firm is charging lower, अब देखो सब 10 रुपए के प्राइस में बेच रहे हैं, अब सडनली कोई इन सबको छोड़ के 5 रुपए में बेचने लगेगा, तो क्या हो गया, सबको सब्स्टिट्यूट मिल गया ना कि इससे सस्ता में मिल रहा है, तो क्या होगा, आपकी जो शिफ्ट होने लगेगी बायर और दूसरे फर्म से खरीदने लगेंगे। सो दैट इज वाई वेल अवेयर रहते हैं कि मार्केट में क्या चल रहा है। इसलिए पेप्सी अगर कोई अपना नया ब्रांड या कोई लॉन्च करती है, जैसे कि आपने देखा होगा कैडबरी ने कोई नया ऐड वगैरह निकाला है ना, कुछ ऐसे किया, तो साथ में दूसरा वाला भी निकाल देता है, बिकॉज हमें कॉम्पिटिशन में रहना है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है हमारे पास, ऐसा कोई ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नहीं रहता, बिकॉज इतना ज़्यादा बिजनेस है, इतने लार्ज नंबर ऑफ बायर्स हैं, सेलर्स हैं, तो वो सब चीज़ें कवर हो जाती हैं। सो दिस फीचर मीन्स दैट ऑल द फर्म्स हैव इक्वल एक्सेस टू द मार्केट, सबके पास इक्वल एक्सेस है, इक्वल फैक्ट्रीज हैं, सब है, तो आराम से सब कर सकते हैं। अब ये सारे अजम्पशंस भी हैं, ये भी मान के चलो, ऐसा कोई परफेक्ट मार्केट टाइप का नहीं है, लेकिन हाँ आपको एक अजम्पशंस भी मान के चलने रहेंगे। ठीक है, इससे स्क्रीनशॉट लेंगे सभी कि हमें हर दुकान पे वो चीज़ मिल जाती है सेलर्स को, तो उनको कहीं से दूर जाके कोई सामान खरीदने की जरूरत नहीं है, एवरीथिंग इज इक्वली एसेसिबल टू देम। आगे बढ़े, नेक्स्ट वी हैव इज परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, बिकॉज अभी हमने बोला कि लार्ज नंबर ऑफ बायर्स हैं, लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स हैं, यानी पूरे कंट्री में वो चीज़ बिक रही है, बन रही है। सो दैट इज वाई क्या है कि परफेक्ट मोबिलिटी है, मतलब जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, लैंड, लेबर, इन सब चीज़ों में अच्छा खासा अबंडेंस है हमारे पास। So there exists a geographical and occupationally perfect mobility of factors of production. This implies that the factors of production can move from one place to another and can move from one job to another. अगर मुझे यहाँ पे जॉब अच्छी नहीं मिल रही तो मैं दूसरी कंपनी में जॉब कर सकती हूँ, सिमिलर कंपनी में, है ना। तो इसका मतलब क्या होता है कि हम लोग स्विच कर सकते हैं, बढ़ सकते हैं आगे। तो एक मोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है जब परफेक्ट कॉम्पिटिशन है, बिकॉज अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा हमें मिल जाती है। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, नो प्रमोशनल एंड सेलिंग कॉस्ट, ऐसे कोई प्रमोशन की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज सेम टाइप के गुड्स एंड वगैरह बहुत ज़्यादा बन रहे हैं और ऐसा कोई सेलिंग कॉस्ट भी नहीं आता है। सो देर आर नो एडवर्टीजमेंट्स, नो प्रमोशनल कॉस्ट इनकर्ड बाय द फर्म्स, सेलिंग कॉस्ट अंडर परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट आर जीरो। जैसे कि आप किसी वेजिटेबल मार्केट में जाते हो, फ्रूट की दुकान पर जाते हो, हम बोलते हैं ना आम इतने किलो रुपए मिल रहा है, अब 3-4 शॉप पे जाते हो, सब उसी दाम पे बेचने लगते हैं, क्योंकि उन्होंने एक यूनिफॉर्म बना रखा है अपना एक प्राइस कि नहीं सबको इसी प्राइस पे बेचना है ना। अगर कोई भी उससे कम प्राइस में बेचता है सब उसके यहाँ जाके खरीदने लगते हैं। तो यहाँ पे से कोई प्रमोशन नहीं हो रहा है कि भाई हमारे यहाँ के आम ले लीजिए, या ऐसे कोई सेलिंग कॉस्ट नहीं है, आपने बस अपना शॉप लगाई है, सबने एक इक्वल प्राइस रखा है, एंड एवरीवन इज कमिंग एंड परचेसिंग, बिकॉज सबको डिमांड है, गर्मियों में सबको आम चाहिए रहते हैं, राइट। तो इस समय समझ में आता है देयर इज नो प्रमोशन और सेलिंग कॉस्ट। टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस वन, जल्दी, डन। तो ये हमारे कुछ फीचर्स हैं परफेक्ट कंपटीशन के, एटलीस्ट 5 तो याद कर ही लो। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 2 है स्टूडेंट्स हमारे पास, हाउ आर द टोटल रेवेन्यू ऑफ अ फर्म, मार्केट प्राइस एंड द क्वांटिटी सोल्ड बाय द फर्म रिलेटेड टू ईच अदर। कैसे हम बोल सकते हैं जो मेरा टोटल रेवेन्यू है, मार्केट प्राइस है, क्वांटिटी है, सब एक दूसरे से रिलेटेड है। तो चलो जल्दी से देख लेते हैं। सो टोटल रेवेन्यू इज डिफाइंड, टोटल रेवेन्यू का मतलब होता है कि जितना आपने प्राइस पे कितनी क्वांटिटी पे बेचा है ना। सो कितनी क्वांटिटी आपने कितने प्राइस से बेचा है, इसको हम बोलते हैं ना टोटल रेवेन्यू को हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइस इनटू क्वांटिटी, है ना। मतलब अगर मैंने 10 रुपए के में 10 चीज़ें खरीदी हैं तो 100 रुपये मेरा प्राइस हो गया, तो ये मेरा क्या हो गया, टोटल रेवेन्यू। मतलब मेरे पास टोटल आमदनी कितनी आई, 100 रुपये आई, 10 रुपये का सामान मैंने 10 लोग को बेचा, तो टोटल रेवेन्यू मेरे पास कितना आया, कितना आया स्टूडेंट्स मेरे पास 100। सो दैट इज वाई कहीं ना कहीं प्राइस और क्वांटिटी तो रिलेटेड है ना, बिकॉज इसी से तो मेरा टोटल रेवेन्यू निकल के आएगा। सो वी कैन से दैट टोटल रेवेन्यू इज डिफाइंड एज द टोटल सेल्स प्रोसीड्स ऑफ अ प्रोड्यूसर बाय सेलिंग करस्पॉन्डिंग लेवल ऑफ आउटपुट। जैसे कि क्या है टोटल रेवेन्यू, अभी मैंने बताया क्या होता है आपका प्राइस इंटू क्वांटिटी, तो प्राइस कितना है क्वांटिटी कितना, अगर ये दोनों पता होंगे तभी तो मेरा टोटल रेवेन्यू निकल के आएगा ना। तो दोनों रिलेटेड तो बिल्कुल है। So in a perfectly competition market, the market price is given
मतलब क्योंकि फर्म एक प्राइस टेकर होता है, प्राइस मेकर नहीं होता है, और कैन नॉट इन्फ्लुएंस एनी प्राइस, तो जो मार्केट में प्राइस है वही चलने वाला है, फिर डिपेंड करता है कितनी क्वांटिटी बेच रहे हो एंड आपको उसमें कितना टोटल रेवेन्यू मिलता है. सो दैट इज व्हाई अ पर्टिकुलर फर्म कैन इन्फ्लुएंस इट्स टीआर बाय ऑल्टरिंग द क्वांटिटी ऑफ आउटपुट सोल्ड, यानी कितना आपने सामान बेचा, कितने प्राइस पे बेचा, उन दोनों का आप टोटल करोगे तो आपके पास टोटल रेवेन्यू आएगा. सो दैट इज व्हाई बिल्कुल एक दूसरे से रिलेटेड है. ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लेंगे सभी. डन ना. क्वेश्चन नंबर 3 है मेरे पास, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्राइस लाइन. एक हमने बजट लाइन पढ़ा था, याद है जब हम लोग कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पढ़ रहे थे, एक बजट लाइन. सिमिलर वैसे हमारे पास प्राइस लाइन रहता है. रिमेंबर हमने पढ़ा है दैट एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल्स टू प्राइस. एग्जैक्टली. सो प्राइस लाइन की अगर हम बात करते हैं, अभी मैंने आपको बताया कि एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल्स टू अ प्राइस, क्योंकि एवरेज रेवेन्यू हम सेम मान के चल रहे हैं बिकॉज टोटल रेवेन्यू को हम लोग वैसे मान के चलते हैं. सो प्राइस लाइन इज अगर हम बात करें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन आउटपुट एंड प्राइस. प्राइस और आउटपुट के बीच में क्या रिलेशन है उसको हमें देखना है. एक्स एक्सिस पे अगर हम बात करते हैं, वाई एक्सिस पे हम बात करते हैं, जैसे कि एक्स एक्सिस पे हमारा क्या आता है आउटपुट एंड वाई एक्सिस पे हमारा क्या आता है प्राइस आता है. ठीक है, एंड प्राइस लाइन एंड डिमांड कर्व आर द सेम इन परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट. क्योंकि हमारा क्या बोलते हैं, हम लोग प्राइस में चेंज क्यों नहीं कर सकते, बिकॉज प्राइस हमारा ऑलरेडी डिसाइडेड है. परफेक्ट कॉम्पिटिशन में हम इसको इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते, है ना. इसका स्क्रीनशॉट लेंगे सभी जल्दी से. समझ आए स्टूडेंट्स? पक्का. टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस वन. देखो प्राइस लाइन जो रहता है इट इज इक्वल्स टू एवरेज लाइन, ये आपको समझना पड़ेगा. ठीक है, गॉट इट? पक्का. आगे बढ़े. ओके, क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे सभी. व्हाई इज द टोटल रेवेन्यू कर्व ऑफ अ प्राइस टेकिंग फर्म. प्राइस टेकिंग फर्म याद रखना अपवर्ड. प्राइस टेकिंग फर्म क्या होता है, अब देखो कई बार ना हमसे यहाँ पे तो परफेक्ट कंपटीशन में पढ़ रहा है तो मुझे समझ में आ गया, लेकिन क्वेश्चन में कई बार आपको हो सकता है आपके एग्जाम में आए सीधे लिख जाए प्राइस टेकिंग फर्म, तो आपसे कौन से कंपटीशन की बात कर रहे हैं, परफेक्ट कंपटीशन की बात कर रहे हैं. ये चीज आपको रिफ्लेक्ट नहीं, परफेक्ट है ना, परफेक्ट कंपटीशन की बात कर रहे हैं. ठीक है, ऑफ एन अपवर्ड स्लोपिंग स्ट्रेट लाइन कर्व. अपवर्ड स्लोपिंग स्ट्रेट लाइन कर्व की यहाँ पे बात हो रही है. व्हाई डज द कर्व पास थ्रू द ओरिजिन. तो क्यों हमारा जो कर्व है वो ऐसे ओरिजिन से जा रहा है, ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं. दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन, इसको सब मार्क करेंगे अपने कॉपीज में. इट इज अ वेरी गुड क्वेश्चन. सो यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं जैसे कि हमारा जो टोटल रेवेन्यू है इधर से क्यों जा रहा है ना. सो द टोटल रेवेन्यू कर्व ऑफ अ फर्म, ये किससे रिफ्लेक्ट होता है, प्राइस इनटू क्वांटिटी. सो परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट इज एन अपवर्ड स्लोपिंग कर्व बिकॉज द प्राइस रिमेन्स कांस्टेंट. तो हमारा टोटल रेवेन्यू, मुझे पता है कि प्राइस मेरा कांस्टेंट है तो उसी प्राइस पे हमारा बढ़ने वाला है. जो चेंज, अगर मैंने देखो अगर मैंने एक शर्ट खरीदी 100 रुपए की तो 1 आएगी, 2 खरीदी तो 200 आएगा, 3 खरीदी तो कितना आ रहा है 300. तो ये जो गैप आपको दिख रहा है ये 100 का तो दिख रहा है. क्यों, बिकॉज मेरा यहाँ पे प्राइस कांस्टेंट है. तो आपको पता है अगर ये कांस्टेंट नहीं रहता तो कर्व मेरा कभी ऐसा बनता है कभी ऐसा बनता है, लेकिन क्योंकि कांस्टेंट है इसलिए स्ट्रेट लाइन बनेगा, है ना. तो इसलिए आपको दिखेगा यहाँ से भी सेम प्राइस है, यहाँ से भी सेम है, बस हमारा क्या हो रहा है आउटपुट बदलता चला जा रहा है, प्राइस तो मेरा यही है. सो दैट इज वाई क्या हो रहा है स्टूडेंट्स यहाँ पे कि अगर मेरा प्राइस, अगर हम इसको कांस्टेंट रख रहे हैं क्योंकि प्राइस टेकिंग फर्म है, तो मेरा टोटल रेवेन्यू कुछ इस तरीके से जाएगा. क्यों, बिकॉज जो चेंज है ना, चेंज की हम जो बात करें वो सेम रहने वाला है, इसलिए तो मेरा मार्जिनल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू सब सेम आता है. इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, इट इज इक्वल्स टू प्राइस. इसी को हमने क्या पढ़ा था प्राइस लाइन में, अभी इससे पहले जो मैंने आपको पढ़ाया उसमें प्राइस लाइन में हमने यही चीज तो देखी थी, राइट. सो दैट इज वाई क्या होता है, जो टोटल रेवेन्यू का जो मेरा कर्व है वो कुछ इस तरीके से जाएगा परफेक्ट कंपटीशन में, बिकॉज हमारा जो एवरेज रेवेन्यू है या प्राइस की हम जो बात करें वो कांस्टेंट है, तो चेंज भी कांस्टेंट दिखेगा, इसलिए हमारा जो कर्व है ऐसे 0 से जाता है. ठीक है, जैसे कि यहाँ पे लिखा है प्राइस रिमेन्स कांस्टेंट एंड MR इज ऑल्सो इक्वल टू AR. Thus total revenue only be influenced by altering the output sold. सिर्फ और सिर्फ आउटपुट सोल्ड का मतलब हो रहा है 100 रुपए की शर्ट है, 1 खरीदो, 2 खरीदो, 3 खरीदो, 4 खरीदो, प्राइस वही रहने वाला है, बस आउटपुट बढ़ता चला जाएगा. ठीक है, ओके. Now the curve passes through the origin, which implies that no matter what the price level, if the output sold is 0, the TR will also be 0. अब भले ही 100 रुपए की आपका प्राइस है ना, 100 रुपए का आपका प्राइस है, लेकिन अगर टी शर्ट कोई बिकी नहीं है तो ये तो 0 ही रहने वाला है ना. तो 0 लेवल ऑफ आउटपुट पे ये 0 ही रहेगा. जैसे जैसे मेरा आउटपुट बढ़ेगा मेरा टोटल रेवेन्यू बढ़ेगा.
कैसे? जैसे 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 मेरा आउटपुट बढ़ेगा मेरा टोटल रेवेन्यू बढ़ेगा, प्राइस तो मेरा वही रहने वाला है। क्लियर? ओके स्टूडेंट्स, तो इतना समझना है कि जैसे मेरा आउटपुट बढ़ता चला जाता है मेरा टोटल रेवेन्यू बढ़ेगा। चेंज किसकी वजह से आ रहा है? सिर्फ आउटपुट की वजह से आ रहा है। चेंज किसकी वजह से आ रहा है? सिर्फ आउटपुट की वजह से आ रहा है, प्राइस की वजह से नहीं आ रहा, क्योंकि प्राइस की वजह से तो मेरा जो स्ट्रेट लाइन कर्व जा रहा है कांस्टेंट है, क्योंकि वो चेंज ही नहीं हो रहा है। समझ में आया? ये वाला क्वेश्चन स्टूडेंट्स बहुत अच्छा है, इसको स्टार मार्क करेंगे सभी। ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं, ये इनडायरेक्ट वे ऑफ आस्किंग है, डायरेक्टली आपसे नहीं पूछ रहे, ये आपका कंसेप्चुअल थिंकिंग पूछ रहे हैं कि हमारा ये स्ट्रेट लाइन क्यों है, क्यों बनेगा ये कर्व? बिकॉज हमारा स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू हमारा बन रहा है, पैरेलल नहीं सॉरी स्ट्रेट लाइन बन रहा है ना, अपवर्ड स्लोपिंग। अब देखो ऐसे ही क्वेश्चंस आपको समझने हैं कि इसलिए एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस बहुत जरूरी हैं। इसे इनडायरेक्ट वे में जब हमसे क्वेश्चन पूछते तो हमारा थोड़ा दिमाग दौड़ता है, ठीक है ऐसे भी हो सकता है क्या? सो दैट इज व्हाई इट इज अ वेरी गुड क्वेश्चन, राइट? ऑल ऑफ यू टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस वन जल्दी से। डन? समझ गए सभी? कोई दिक्कत तो नहीं है? So the curve passes through the origin, which implies that no matter what the price level is, the output sold will be zero. Because अगर मैंने कोई शर्ट बेची नहीं है तो मेरा टोटल रेवेन्यू तो जीरो ही रहने वाला है, इसलिए जीरो से शुरू होता है। ठीक है? ओके। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे सभी। What is the relation between market price and average revenue of price taking firm? जो अभी हमने पढ़ा है ना कि मार्जिनल रेवेन्यू और यानी हमारा जो रहता है मार्केट प्राइस में, सॉरी जो मेरा प्राइस है और एवरेज रेवेन्यू सेम कैसे हैं, आपसे बेसिकली पूछ रहे हैं। बिकॉज अभी आपको याद हो तो अभी मैंने आपको बताया भी ये चीज़, जब हम लोग प्राइस लाइन के बारे में पढ़ रहे थे। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या लिखा है कि एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल्स टू मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल्स टू डिमांड कर, इट इज इक्वल्स टू प्राइस, है ना। प्राइस इज इक्वल्स टू डिमांड, डिमांड इज इक्वल्स टू एवरेज रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू। ये चारों चीज़ें इक्वल क्यों हैं, इनके बीच का रिलेशनशिप क्या है, यही आपसे एक क्वेश्चन में पूछ रहे हैं। ठीक है? सो लेट्स सी स्टूडेंट्स। सो एवरेज रेवेन्यू की अगर हम बात करते हैं, एवरेज रेवेन्यू क्या होता है मेरा, जब मैं टोटल रेवेन्यू को डिवाइड करती हूँ बाय योर आउटपुट सोल्ड, है ना। सो एवरेज रेवेन्यू इज डिफाइंड एज द रेवेन्यू पर यूनिट ऑफ द आउटपुट सोल्ड, इट इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ रेशियो बिटवीन टोटल रेवेन्यू एंड आउटपुट सोल्ड। ये तो बहुत सिंपल है। अब मुझे पता है कि टोटल रेवेन्यू क्या होता है स्टूडेंट्स, ये होता है मेरा प्राइस इंटू क्वांटिटी। तो अगर मैं एवरेज रेवेन्यू को ऐसे लिख दूँ, प्राइस इंटू क्वांटिटी डिवाइडेड बाय क्यू, तो कुछ गलत लिखा है क्या मैंने? जो आपका फॉर्मूला है उसी को तो मैंने ऐसे लिख दिया है, मतलब टी आर डिवाइड बाई क्यू को अगर मैं पी इंटू क्यू डिवाइड बाई क्यू लिख दूँ तो भी तो सेम है। अब देखो क्यू से क्यू कट जाएगा तो क्या बचा, एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल्स टू प्राइस, बचा ये चीज। तो सेम चीज यहाँ पे भी लिखी है, दस मार्केट प्राइस एंड द एवरेज रेवेन्यू आर सेम फॉर द परफेक्ट कॉम्पिटिशन की बात कर रहे हैं, ये चीज आपको ध्यान रखना है। क्लियर? समझ आया? इसको मैंने बार बार आपको जब मैं क्लास ली तब भी मैंने आपको बहुत अच्छे समझाया था, है ना। इसका स्क्रीनशॉट लेंगे सभी जल्दी से। समझ आया? सिंपल सा आपको ये डिराइव करना आना चाहिए जो यहाँ पे लिखा है। ठीक है, वही चीज को मैंने यहाँ पे लिखा है कि टोटल रेवेन्यू क्या होता है मेरा, प्राइस इंटू क्वांटिटी, एवरेज रेवेन्यू क्या होता है, दैट इज टोटल रेवेन्यू बाय क्यू। सो दैट इज वाई ए आर क्या हो जाएगा, पी इंटू क्यू डिवाइड बाई क्यू। समझ आया? सो क्या हो जाएगा, दैट एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल्स टू प्राइस। ठीक है, क्या इतना हम डिराइव कर लेंगे, लिख लेंगे? क्वेश्चन समझ आ गया, क्लियर हो गया सभी को? आगे बढ़े, चलो क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन मार्केट प्राइस एंड मार्जिनल रेवेन्यू ऑफ द प्राइस टेकिंग फर्म? सेम चीज, अभी जैसे कि मैंने आपसे पूछा कि प्राइस और एवरेज रेवेन्यू के बीच में क्या अंतर है, तो हमने बोला दोनों इक्वल हैं। क्यों? बिकॉज एवरेज रेवेन्यू क्या होता है, दैट इज योर टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाई क्यू। टोटल रेवेन्यू का मतलब क्या होता है, प्राइस इंटू क्वांटिटी। तो अगर मैं सेम फॉर्मूले को अगर मैं ऐसे लिख दूं, प्राइस इंटू क्वांटिटी डिवाइड बाई क्वांटिटी, तो गलत थोड़ी ना लिखा है। तो दोनों को जब मैंने कट किया तो मेरा एवरेज रेवेन्यू क्या निकल के आ गया था, प्राइस के बराबर निकल के आ गया था। अब सिमिलरली क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपसे पूछ रहे हैं कि जो मेरा मार्जिनल रेवेन्यू है ना, जो मेरा मार्जिनल रेवेन्यू है वो कैसे प्राइस के बराबर है, उनके बीच में क्या रिलेशन है, ये पूछ रहे हैं वो आपसे, है ना। तो जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे बिकॉज ऐसे क्वेश्चंस मेरे को बहुत देखने को मिलने वाले हैं एग्जाम में। ठीक है, टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। ओके स्टूडेंट्स, तो अभी मैंने जैसे आपको बताया कि ऐसे क्वेश्चंस जो मेरे पास आते हैं बेसिकली आपको फॉर्मूला से डिराइव करना पड़ता है। अब देखो यहाँ पे किसका रिलेशन पूछ रहे हैं, आपसे पूछ रहे हैं कि मार्केट का प्राइस और मार्जिनल रेवेन्यू कैसे रिलेटेड है किसी फर्म, अगर हम बात कर रहे हैं प्राइस टेकिंग फर्म। अगेन इसमें क्या चीज़ पूछ रहे हैं, यहाँ पे डायरेक्टली ने परफेक्ट कंपटीशन नहीं लिखा है, ने क्या लिखा है, प्राइस टेकिंग फर्म, यानी हम किसकी बात करें, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट की, राइट।
तो स्टूडेंट्स जैसे कि यहाँ पे क्या होगा, मार्जिनल रेवेन्यू इज डिफाइंड एज अ चेंज इन द टोटल रेवेन्यू दैट अकर्स ड्यू टू द स्केल ऑफ वन मोर यूनिट ऑफ प्रोडक्शन। जैसे कि हमें पता है मार्जिनल का मतलब भी होता है वन मोर यूनिट। सो मीन्स इफ आई प्रोड्यूस वन मोर यूनिट ऑफ अ कमोडिटी, तो उसमें प्राइस में कितना चेंजेस आ रहा है, कितना मेरा कमोडिटी बढ़ रहा है, कितना रेवेन्यू बढ़ रहा है, हम उसको देखते हैं। हमारा फॉर्मूला बहुत सिंपल सा होता है इसका, जल्दी से देखेंगे क्या होता है फॉर्मूला, दैट मार्जिनल रेवेन्यू ऑफ एन इज इक्वल्स टू बेसिकली और टी आर एन माइनस टी आर एन माइनस वन। ये मेरा एक फॉर्मूला रहता है, ये वाला फॉर्मूला सबका सेम ही रहता है ना, बस टी हो जाता है, कभी टी पी हो जाता है, लेकिन फॉर्मूला हमारा यही रहता है, वे मार्जिनल रेवेन्यू ड्यू टू द nth नंबर गिवन रहता है, एंड देन ये मेरे पास फॉर्मूला है, राइट। इसके अलावा स्टूडेंट्स सपोज द मार्केट प्राइस इज पी। अभी मैंने क्या बोला, मार्केट प्राइस मेरा पी है, क्योंकि अभी हमने बोला ना कि हमें प्राइस और मार्जिनल रेवेन्यू के बीच में डिफरेंस है, उनके बीच का रिलेशन निकालना है। तो क्या हो जाएगा, बेसिकली टोटल रेवेन्यू क्या होगा, बेसिकली मेरा जब मैं प्राइस के साथ इंटू करूंगी कमोडिटी को, प्राइस को जब मैं इंटू करूंगी इंटू कमोडिटी, और सेम चीज़ हमने लगा दी, तो अगर हम इसको यहाँ से सब्ट्रैक्ट करते तो मेरे पास वैल्यू अगेन फिर से कितनी आ जाएगी, पी की आ जाएगी। तो जैसे कि हमने ये इससे पहले वाला क्वेश्चन देखा था, जहाँ पे हमने देखा था कि एवरेज रेवेन्यू विल बी इक्वल टू पी, सिमिलरली मेरा मार्जिनल रेवेन्यू विल इक्वल टू पी। दैट इज वाई हम लोग क्या बोलते हैं कि हमारा जो डिमांड कर्व है, प्राइस है, मार्जिनल रेवेन्यू है और मेरा एवरेज रेवेन्यू है, ये सब हमारा सेम रहता है, बिकॉज जब आप उसका डेरिवेशन ऐसे निकालते हो आपको क्लियरली पता चल जाता है कि सबका इक्वल्स टू प्राइस ही आ रहा है। तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे ए आर इज इक्वल्स टू एम आर इज इक्वल्स टू प्राइस इज इक्वल्स टू डिमांड कर्व। क्लियर, एवरीवन विल टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस वन। सबसे पहले आप ये वाले पोर्शन का स्क्रीनशॉट लो, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो। डन, ओके, नाउ टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस वन। ये प्राइस है, ठीक है, एंड डी डी इज फॉर डिमांड कर्व, फाइन, ओके। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे सभी। व्हाट कंडीशंस मस्ट होल्ड इफ अ प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग फर्म प्रोड्यूसेस पॉजिटिव आउटपुट इन अ कॉम्पिटिटिव मार्केट। इसका मतलब क्या होता है, पॉजिटिव आउटपुट का मतलब रहता है ऑफ कोर्स यू मूविंग टुवर्ड्स प्रॉफिट, है ना, इतना बात तो हम समझ में आ गया। सो पहली कंडीशन आपसे पूछ रहे हैं, हमने दो कंडीशंस पढ़ी थी ना प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम वाली, सेम कंडीशन आपसे पूछी जा रही है, जिसमें मैंने आपको बताया था कि एमआर एमसी अप्रोच में फॉलो करना रहता है। सो द फॉलोइंग 3 कंडीशन मस्ट होल्ड इफ अ प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग फर्म्स प्रोड्यूस ऑप्टिमम, या हम बोल सकते हैं पॉजिटिव लेवल ऑफ आउटपुट। तो इसमें क्या रहेगा, सबसे पहले क्या होता है, हमने देखा है कि मार्जिनल रेवेन्यू शुड बी इक्वल्स टू योर मार्जिनल कॉस्ट एट अ पर्टिकुलर पॉइंट क्यू, क्यू हमने एक इक्विलिब्रियम पॉइंट मान लिया है, और उसके बाद क्या होता है कि मेरा मार्जिनल कॉस्ट इज ग्रेटर देन योर मार्जिनल रेवेन्यू, तब मैं बोल सकती हूँ कि किसी ने प्रोड्यूसर ने एक तरीके से अपना इक्विलिब्रियम को अटेन कर लिया। ये दोनों कंडीशन हमने पढ़ी है एमआर-एमसी अप्रोच में, राइट। So in short run price must be greater than or equal to average variable cost, in long run price must be greater than long average, अगर हम बात करते हैं हमारे कॉस्ट की, राइट। तो इसका मतलब ये जो दो कंडीशंस हमने पढ़ी है कि सबसे पहले क्या होता है कि रेवेन्यू हमें जब तक प्रोडक्शन करते रहना है जब तक रेवेन्यू इज नॉट इक्वल टू कॉस्ट। उसके बाद जैसे ही ये होता है, ये मेरा क्या हो जाता है, ब्रेक इवन पॉइंट हो जाता है, बिकॉज यहाँ पे क्या है, अगर मैंने 100 रुपये लगाए तो 100 रुपये मुझे वापस मिले। इसके बाद क्या हो रहा है, मैंने 100 रुपये लगाए लेकिन मुझे सिर्फ 80 रुपये वापस मिल रहा है, मतलब कि मेरा रेवेन्यू कम हो रहा है एज कम्पेयर टू द कॉस्ट। So that is why अगर मेरा marginal cost is greater than marginal revenue after when MR is equals to MC, वो मेरा अप्रोच क्या कहलाता है, it is MR-MC अप्रोच, जहाँ पे हम किसकी बात करते हैं, प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं, where the producer is at equilibrium कि उसने मैक्सिमम अपना प्रोडक्शन कर लिया है with limited resources। क्लियर, इसका स्क्रीनशॉट लेंगे सभी। डन, ओके, बिकॉज यहाँ पे सिर्फ कंडीशंस पूछी है तो सब आपको कंडीशंस को ही डिराइव करना है। क्वेश्चन नंबर 8, दीज आर वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस, है ना। कैन देयर बी अ पॉजिटिव लेवल ऑफ आउटपुट दैट अ प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग फर्म प्रोड्यूस इन अ कॉम्पिटिटिव मार्केट एट विच मार्केट इज व्हेन मार्केट प्राइस इज नॉट इक्वल टू द मार्जिनल कॉस्ट। ये बोल रहे हैं जब हमारा जो मार्केट प्राइस इज नॉट इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट है, क्या उस केस में भी हमारा एक प्रॉफिट जनरेट होकर आ सकता है। सो लेट्स सी। So there cannot be any positive level of output that a firm produces at which the price is not equal to marginal cost, because क्या हो रहा है, let us evaluate through an example कि अगर हम पहला केस मान के चल रहे हैं कि जो मेरा प्राइस है इट इज ग्रेटर देन योर मार्जिनल कॉस्ट, कि आपने ज़्यादा प्राइस रखा है जितना आपका एक कॉस्टिंग आ रही है। सो एट द आउटपुट ऑफ OQ1, सबसे पहले देखेंगे OQ1, ये वाला हम बात कर रहे हैं, ठीक है,
ये वाले पोर्शन की हम बात कर रहे हैं। OQ1 प्राइस इज KQ while the MC is this, so OQ is not profit making output। जैसे कि हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ये वाला पोर्शन आप देखो, यहाँ पे तो बिल्कुल ही प्रॉफिट नहीं हो रहा, ये वाला सिचुएशन में तो प्राइस मेरा इज ग्रेटर देन मार्जिनल कॉस्ट है। फिर भी क्या हो रहा है कि मेरा, आप देख सकते हो हम लोग कॉस्ट को कवर नहीं कर पा रहे हैं। ये हमारा ग्राफ है, बिकॉज MC का ग्राफ तो ऐसे ही बनता है, हमने पढ़ा है कॉस्ट वाले चैप्टर में, राइट। ये समझ आया। तो पहला वाला सिचुएशन तो बिल्कुल क्लियर है कि अगर मेरा प्राइस ज़्यादा रहेगा मार्जिनल कॉस्ट से, तो इनिशियल फेजेस में तो बिल्कुल भी मुझे ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होने वाला, बल्कि आप देख सकते हो जो हमारा कर्व है वो अंडर द लाइन आ रहा है। दैट इज़ जो हमारा ये प्राइस लाइन अगर हम मान के चल रहे हैं, है ना, इसके अंडर से ये आ रहा है। तो दैट इज़ वाई इस केस में क्या होगा, अभी प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन स्टेज पे नहीं पहुंचा है, बल्कि इक्विलिब्रियम पे आके धीरे धीरे बढ़ना शुरू होगा, है ना। सो दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट द फर्म कैन इंक्रीज इट्स प्रॉफिट लेवल बाय एक्सपैंडिंग द आउटपुट। तो अभी क्या है, नया नया बिजनेस खुला है, अभी तो आपका बिजनेस बढ़ना शुरू होगा, आप प्रॉफिट अर्न करना शुरू करोगे। अभी तो आप स्टार्टिंग के फेज पे हो ना, तो स्टार्टिंग वाले फेज में तो बिल्कुल सही बात है कि आपने यहाँ पे थे, फिर धीरे धीरे आपका खर्चा आप सोचोगे कि बढ़ेगा, आपका प्राइस नहीं बढ़ पाएगा उसके अकॉर्डिंगली, लेकिन फिर धीरे धीरे आप फंक्शन करके आगे बढ़ोगे। लेकिन इनिशियल स्टेजेस में तो बिल्कुल, अगर हम बात करते हैं, आपको एकदम से प्रॉफिट तो नहीं मिलने वाला अगर आपने कोई बिजनेस खोला है तो। सो उस प्राइस में अगर हम बात करें तो इस वाले केस में हम ये बोल सकते हैं कि अभी बिजनेस के पास और चांस है कि वो और अच्छे से काम करे और प्रॉफिट कमाए, बिकॉज अभी तो इनिशियल स्टेज है, राइट। टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस वन स्टूडेंट्स। क्लियर। क्योंकि अगर हम बात करें, हमने मार्जिनल रेवेन्यू को इज इक्वल्स टू प्राइस भी तो लिया है ना, सो दैट इज वाई बेसिकली हमारा प्राइस इज इक्वल्स टू MC होना चाहिए, और उसके बाद क्या होना चाहिए कि मेरा मार्जिनल रेवेन्यू शुड बी ग्रेटर देन योर प्राइस, तभी तो मैं अपना एक तरीके से इक्विलिब्रियम मेंटेन कर पाऊंगी। बिकॉज इससे पहले के पहले क्वेश्चन में हमने देखा था ना कि मार्जिनल रेवेन्यू को अगर हम बोले तो वो भी प्राइस के इक्वल है। तो अगर मैं MR MC अप्रोच बता रही हूँ, जिसकी कंडीशंस अभी मैंने पढ़ी हैं, है ना, तो अगर हम उसमें से MR को हटा के P लगाते तो सही तो है। तो अगर मेरा मार्जिनल रेवेन्यू, आप ये मान के चलो, अगर मेरा मार्जिनल रेवेन्यू ज़्यादा है मार्जिनल कॉस्ट से, एंड उसके बाद मेरा मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल्स टू, अभी MC वाला फेज आया नहीं है, मतलब अभी मैं और प्रोडक्शन कर सकती हूँ, क्योंकि अभी मेरे पास चांस है। जब ये वाला स्टेज आ जाएगा, उसके बाद जब मेरा मार्जिनल रेवेन्यू कम होगा एज कम्पेयर टू मार्जिनल कॉस्ट, ये वाला फेज कब होगा कि जब मुझे बिल्कुल स्टॉप कर देना है कि इससे ज़्यादा अगर मैं प्रोडक्शन करूंगी तो मेरा लॉस होना शुरू होगा। तो बेसिकली आपसे वो वही पूछ रहे हैं, दो कंडीशन जो अभी आप पढ़ के आए हो, लेकिन सिर्फ उसकी जगह प्राइस कर दिया तो आपको लग रहा है ये क्या कर दिया। प्राइस क्यों किया है, बिकॉज हम लोग यहाँ पे मार्जिनल रेवेन्यू को प्राइस की तरह कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ नहीं भूलनी है। सेकेंड केस क्या है हमारा, जब हमारा मार्जिनल कॉस्ट इज ग्रेटर देन मार्जिनल योर रेवेन्यू, या बेसिकली मैं जब बात करती हूँ प्राइस की, तो उस केस में क्या होता है स्टूडेंट्स, दिस इज बिकॉज द फर्म कैन इंक्रीज इट्स प्रॉफिट बाय रिड्यूसिंग इट्स आउटपुट लेवल, दस एट प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग पॉइंट प्राइस मस्ट बी इक्वल टू MC एंड इट इज नॉट बी ग्रेटर और लेसर देन MC। तो इसके बाद हमने देखा कि मेरा मार्जिनल कॉस्ट ज़्यादा होने लगता है ना। सो दैट इज वाई एक प्रॉपर इक्विलिब्रियम की कंडीशन को हम यही तो बोलते हैं, जब मेरा मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट, तो उसके लिए क्या होता है, बेसिकली बोल रहे हैं कि प्राइस शुड बी इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट। क्लियर, समझ आया सभी को ये वाला पॉइंट। बेसिकली जो दो कंडीशंस आपने पढ़ी है ना, उसी को अलग तरीके से लिखा गया है, बस मार्जिनल रेवेन्यू की जगह प्राइस कर दिया है, बाकी सब सेम है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लेंगे सभी। डन। नाउ, will a profit maximizing firm in a competitive market ever produce a positive level of output in the range where the marginal cost is falling? Give an explanation. तो वो क्या बोल रहे हैं, अगर कोई एक प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग फर्म है, कॉम्पिटिटिव मार्केट की हम बात कर रहे हैं, अगर पॉजिटिव लेवल ऑफ आउटपुट को जनरेट कर रहा है वेयर द मार्जिनल कॉस्ट इज फॉलिंग, हम बात कर रहे हैं जहाँ पे मेरा मार्जिनल कॉस्ट एक तरीके से कम है कंपेयर टू योर मार्जिनल रेवेन्यू, तो ये ऐसा पॉसिबल है क्या। देखो इनिशियल स्टेजेस की अगर हम बात करते हैं, है ना, इनिशियल स्टेजेस में क्या होता है कि मेरा मार्जिनल रेवेन्यू नहीं, बल्कि जो मेरा मार्जिनल कॉस्ट रहता है वो ज़्यादा रहता है एज कम्पेयर टू योर मार्जिनल रेवेन्यू। उसका धीरे धीरे हम इक्वल पे आते हैं और फिर जाके फिर से हमारा मार्जिनल कॉस्ट ज़्यादा होने लगता है। तो इसका मतलब क्या रहता है, इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर एनी परफेक्ट कॉम्पिटिशन फर्म टू प्रोड्यूस अ पॉजिटिव लेवल ऑफ आउटपुट इन अ रेंज वेयर MC इज फॉलिंग, है ना, because according to one of the conditions of profit maximization MC curve should be upward sloping। देखो MC कर्व हमने कभी ऐसा तो नहीं देखा, MC कर्व तो हमने हमेशा ऐसा ही देखा है, तो MC फॉलिंग वाला तो नतीजा होता ही नहीं, बिकॉज कॉस्ट
इनिशियली थोड़ा गिर सकता है, जहाँ पे आपको लगेगा कि आपका मार्जिनल रेवेन्यू इज ग्रेटर देन मार्जिनल कॉस्ट, लेकिन उसके बाद हमारा मार्जिनल कॉस्ट बढ़ता ही है, तो ये तो रूल है। सो दैट इज वाई हम लोग ये बोल ही नहीं सकते कि मार्जिनल कॉस्ट कभी गिरेगा, बिकॉज मार्जिनल कॉस्ट तो हमेशा अपवर्ड स्लोपिंग रहता है, राइट। सो दैट इज वाई हम ये बोल सकते हैं शुड बी पॉजिटिव एट एन इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट। तो अगर आप चाहते हो इस लेवल पे जाके ही अगर हम बात करते हैं मेरा प्राइस है, या आप इसको मार्जिनल रेवेन्यू की तरह कंसीडर कर सकते हो, मार्जिनल कॉस्ट है, ये वाले पोर्शन में बोल सकती हूँ कि एक तो यहाँ पे होता है मेरा, यहाँ पे भी मेरा क्या रहता है, मार्जिनल रेवेन्यू इज ग्रेटर टू योर मार्जिनल कॉस्ट, और यहाँ पे भी क्या होता है कि मेरा मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल्स टू मार्जिनल कॉस्ट, दोनों ही केसेस में होता है। लेकिन ये वाले केस में क्या होता है कि मेरा अभी रेवेन्यू धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो जब मेरा रेवेन्यू बढ़ रहा है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं और कमाने की कोशिश करूंगी। सो दैट इज 2 बार ऐसा होता है, लेकिन इस कंडीशन के बाद क्या हो रहा है कि मेरा मार्जिनल कॉस्ट ज्यादा हो रहा है मार्जिनल रेवेन्यू से, इसलिए ये वाली कंडीशन जैसी आती है हम समझ जाते हैं कि प्रोड्यूसर्स ने अपना इक्विलिब्रियम को अटेन कर लिया है। ये वाली सिचुएशन में तो अभी भी कहीं ना कहीं रेवेन्यू बढ़ रहा है ना, धीरे धीरे हमारा कॉस्ट भी बढ़ रहा है, तो इसलिए दोनों सिचुएशन में हम ये बोल सकते हैं कि अभी ग्रोथ वाला फेज चल रहा है। वंस हमने ये वाली दोनों कंडीशंस को पूरा कर दिया, उसके बाद हम समझ सकते हैं कि अब हमें किसी ना किसी चीज को कम करना पड़ेगा, राइट। जैसे कि हमें यहाँ पे लिखा है, अभी मैंने बताया एक जी है और एक ही है, दोनों ही पॉइंट पे क्या होता है स्टूडेंट्स कि मेरा MC इज इक्वल्स टू MR है, लेकिन इक्विलिब्रियम पॉइंट कब आता है, जब मैं बात कर रही हूँ कि MC इज इक्वल्स टू MR और उसके बाद मेरा मार्जिनल कॉस्ट ज्यादा हो रहा है एज कम्पेयर टू MR। जब ये वाली सिचुएशन आती है मेरे पास दोनों की, तब मैं बोल सकती हूँ कि प्रोड्यूसर्स ने अपना इक्विलिब्रियम अटेन किया है, अदरवाइज उससे पहले अभी उन्हें इक्विलिब्रियम नहीं अटेन किया है, वो अभी प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं, राइट। टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस वन। Done? So students, with this we finish the very first part of our NCERT solutions। अभी और ही पार्ट्स आने वाले हैं, बिकॉज अच्छे खासे क्वेश्चंस हमें गिवन एनसीईआरटी में, एंड टू बी ऑनेस्ट अगर आपने एनसीईआरटी सॉल्यूशंस ही देख ली तो आपको एक तरीके से पूरा रिवीजन हो जाएगा, बिकॉज एनसीईआरटी जब भी अपने क्वेश्चंस देती है तो हर एक टॉपिक में से देती है, तो एक क्विक रिवीजन टाइप का हो ही जाता है, राइट। तो स्टूडेंट्स होपफुली आपको ये क्लास अच्छी लगी हो, आपको सारी चीज़ समझ आई हो, आपको किसी में भी डाउट हो आप बिल्कुल मुझे कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एज यू ऑल नो स्टूडेंट्स की मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा चैनल है जो आपको प्रोवाइड करता है हाई क्वालिटी एजुकेशन, दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट, और मैं हूँ आपकी इकोनॉमिक्स एजुकेटर गौरी जादौन, जिसने प्रॉमिस किया है भाई कि आई विल मेक श्योर कि आपको इकोनॉमिक्स में बेहतर बनाना ही बनाना है, राइट। अगर हम बात करते हैं स्टूडेंट सीबीएसई की, हम कवर करते हैं क्लासेस किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक, एंड वी ऑल्सो हैव अ हिंदी मीडियम चैनल जहाँ पे हम कवर करते हैं क्लासेस आप सभी के लिए 6 से लेकर क्लास 12 तक। एंड सीबीएसई के बोर्ड अलावा आप देख सकते हो कि वी फॉलो दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड, एंड उसके अलावा वी हैव वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स एंड स्पोकन इंग्लिश कोर्स ऑल्सो अवेलेबल। तो आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है हमारे चैनल से। साथ ही में स्टूडेंट्स हम वी ऑल्सो प्रोवाइड ई नोट्स एंड ई बुक्स, उसकी जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो कभी भी जाके आप देख सकते हैं। हमें यूट्यूब पे नहीं डिफरेंट सोशल मीडिया साइट्स पे भी आपको फॉलो करना है, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो ट्विटर हो, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, ताकि कोई भी आपको दिक्कत ना हो और आपको बिल्कुल बने रहना है मैग्नेट ब्रेन्स पर। टिल देन बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।